हेलो कैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, काफ़ी इंतज़ार के बाद आज फिर हम लोग जो है वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन आज का जो मेन टाइटल हमारा है वो टाइटल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपसे वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन उससे पहले कि अगर हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिलेशन था, जो मैथमेटिकल रिलेशन था, वो कैसा था। तो आइए थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं एक बार, और फिर आगे बढ़ने में थोड़ा अलग ही मजा आएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन मैंने आपको बताया भी था कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि फाई ई इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका क्या, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक। अब बेसिकली क्या है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, फाई ई इज इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। और अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, इससे पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो उस लेक्चर में हमने कहा था कि अगर कोई एरिया आपके पास है और उस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जा रही है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरीके से क्रॉस करके जा रही है, तो एरिया जो वेक्टर है आपका, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। सो दिस इज एन कैप, और इन दोनों के बीच ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले पे आज काम किया जाएगा। और अगर यूनिट की बात करेंगे, सर इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। तो बार बार लिखना ना भूलें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एसआई यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको याद करना है। ठीक। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और वेक्टर फॉर्म में दिया है, बहुत अच्छी बात है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आपको गिवन है, और ई आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 8i, ये दिया हुआ है आपको 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की वैल्यू भी आपको दे रखी है, और सरफेस एरिया की वैल्यू ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है उसको ना भूलिएगा। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, 100 मीटर स्क्वायर लाइन इन एक्स वाई प्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में जो एक्स वाई प्लेन की बात की जा रही है, तो बेसिकली वो कौन सा प्लेन है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थ्री डायमेंशनल एक व्यू देने की कोशिश करूं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है या जी एक्सिस है। अब आपसे कहा गया है कि जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। सो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है एरिया। तो कलर चेंज करके मैं एरिया बना देता हूँ। ये एरिया आपका इस तरह से लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो अगर आप इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे, सो एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। यानी कि एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, या आप कह सकते हैं जी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहाँ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा
वो एरिया वेक्टर आपका इस तरह से होगा n कैप। तो बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब एरिया की वैल्यू कितनी है 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी डायरेक्शन किधर है, जेड डायरेक्शन में है, तो जेड का मतलब क्या होगा, के कैप आप यहां लगा देंगे मीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सुनिए, अब आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। हमने क्या कहा था, आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना है। आपको क्या लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है। किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे किस तरह से, यूजिंग, क्या रिलेशन यूज कर रहा हूं मैं यूज कर रहा हूं फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आप ये यूज करेंगे। अच्छा, इंटीग्रल फॉर्म कब यूज करते हैं, जब आपको स्मॉल सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना होगा, लेकिन यहाँ कंप्लीट एरिया के लिए निकालना है, तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ई का वैल्यू रखिए यहाँ पर फटाफट। ई का वैल्यू कितना है आपका, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए ए के साथ। तो ए के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, 100 के कैप। अब डॉट करना तो मैंने आपको एक बार सिखाया भी था, लेकिन फिर भी जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई होती है, और के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि यहाँ आई और जे नहीं है तो के वाली टर्म मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी। सो फाइव इज इक्वल टू होगा आपका 3 इंटू 100, और के डॉट के आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के डॉट के आपका 1 हो जाएगा। सो फाइव ई इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल रहा है 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर माय डियर। ये आपका जो है आंसर है, इसी की खोज हम लोग कर रहे थे और हमें आंसर मिल गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर पाएंगे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो और एरिया भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब अगले सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे और करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आते हैं, ये रही नेक्स्ट प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में बोला क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन। इस बार फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फिर से वेक्टर फॉर्म में दिया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर कितना हो गया, दिस इज ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये हुआ 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप टाइम्स 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आपको दे दिया। अब आपसे बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया। मजेदार सवाल है, इस बार तो आपको वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको वेक्टर में एरिया लिखा हुआ दे दिया उन्होंने, मजा आ गया। सो ए वेक्टर आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2i माइनस जे, 2i माइनस जे इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 2 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया भाई। हाँ, क्या करो, डॉट कर दीजिए, फटाफट डॉट कर दीजिए। सो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट करेंगे किसके साथ, एरिया के साथ डॉट कर देंगे। सो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5i प्लस 4j माइनस 4k, और इनटू, यानी कि ये सब मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 10 टू द पावर 5 है, इसका डॉट करना है हम लोग को, इसका डॉट करेंगे किसके साथ, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव 2। ठीक है, डॉट करना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये पावर का एडजस्टमेंट कर लीजिए बच्चों, ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर माइनस 2 है, तो 10 की पावर 3 साइड में लिख लेते हैं। तो ये 5e इज इक्वल टू कितना होगा, मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं, और इस ब्रैकेट के बाहर पावर को एडजस्ट कर दिया और 10 की पावर 3 हो गया। क्योंकि ये 10 की पावर 5 था, ये 10 की पावर माइनस 2 था, तो मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 3 बचा। अब देखिए 5i 4j माइनस 4k, इनकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए फटाफट। देखिए अब i वाली टर्म i वाले से डॉट करेगी, ऐसे तीर का निशान देखिए, तो ये 5 2 10 हो जाएगा आपका 10,
और जे वाली टर्म आपकी जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये -1 है और ये 4 है, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। अब के उधर नहीं है तो ये 0 हो गया, आपका 0 हो गया। तो ये हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। अगले स्टेप पर आएंगे तो फाइव ई इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 आपका 6 हो जाएगा। और ये पावर कितनी चल रही है आपकी, 10 टू द पावर 3। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 10 टू द पावर 3 का मतलब तो 1000 होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये 6000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम थी, सिंपल आपको डॉट करना था और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। और अगर आप ये बेसिक सी प्रॉब्लम्स अगर मेरे साथ सीखते हुए जा रहे हो तो डेफिनेटली आने वाली प्रॉब्लम्स में भी आपका ब्रेन उसी तरह काम करेगा जैसे इस प्रॉब्लम में आपका ब्रेन काम कर रहा था। तो चलिए अगली प्रॉब्लम लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है, लेकिन देखते हैं कितने ट्रिकी है। क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब आपको वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। हाँ, यहां फंस जाते हैं बच्चे। कह रहा है कि सरफेस का प्लेन कहां पर है, पैरेलल टू वाई जेड है, पैरेलल टू वाई, ठीक। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पसंद करूंगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं इस तरह से बना रहा हूं, देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब जो सरफेस है ना आपकी, वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन कौन सा हुआ आपका, ये आपका वाई जेड प्लेन हुआ। ये देखो जहां मेरा मार्कर है, देखो ये नंबर 1 क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन। नंबर 2 क्या हुआ, वाई जेड प्लेन। और नंबर 3 कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। अब आपकी जो सरफेस है वो किस प्लेन के पैरेलल है, आपकी सरफेस वाई जेड के पैरेलल है। तो यानी कि आपकी सरफेस कुछ इस तरह से है, ये आपकी सरफेस है, देखिए वाई जेड के पैरेलल है। तो ये वाई जेड के पैरेलल है, जल्दी से शेड कर देते हैं इसको, फटाफट शेडिंग कर देते हैं। ये हमने शेड कर दिया। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, जल्दी से बताओ। इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा एन कैप। ये एन कैप की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये तो सर आई कैप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेसिकली जो एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, वो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हम लोगों को दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 4। और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है। तो यहां मैं आई कैप लगा दूंगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली ए वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर आपका 10 टू द पावर -3 आई कैप मीटर स्क्वायर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपको दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप आपको दिया है। अब चिंता करने की बात नहीं है, आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल रहा है। आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट करना सीखिए मेरे साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, ताकि हम फ्लक्स तक पहुंच पाए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फाइव ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई वेक्टर कितना है आपका, ई वेक्टर कितना है, ई वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप, डॉट कीजिए इसका किसके साथ, ए के साथ, 10 टू द पावर -3 आई कैप। तो दोनों में आई आई टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा, 5e इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और सीधा मल्टीप्लाई कर जाएगा 10 की पावर -3, कैंसिल हुआ। सो 5e बचा, अब कितना आ गया, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके हाथ में है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट में थोड़ी दिक्कत है, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिक्कत है। और सेकंड पार्ट में थोड़ी दिक्कत क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, द नॉर्मल टू दिस प्लेन, नॉर्मल टू दिस प्लेन का मतलब है एरिया वेक्टर।
नॉर्मल टू दिस प्लेन, ये देखिए, है ना, अगर कोई बोले नॉर्मल टू द प्लेन तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री, ठीक है, मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस से आइए, सॉल्व कीजिए। अगर आप पूरा सिनेरियो देखें, हम लोग सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ है, पूरा सिनेरियो देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आई कैप दिया हुआ है, तो आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ये देख सकते हैं साफ तौर पे आई कैप दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप है। और प्यारे बच्चों, आई कैप का मतलब है कि ये एक्ट कर रही है किस तरफ, एक्स डायरेक्शन की तरफ। अब जो भी सरफेस आपको दिया है वो सरफेस कुछ इस तरह से आज दिया है, ये सरफेस आपको ऐसे दिया है। थोड़ा सा मैं ड्राइंग कर लेता हूं अच्छी सी, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। यहां जो एन कैप आपको दिया है, एन कैप, ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको वेक्टर का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी आपके पास है। तो लगाइए फटाफट, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ था, एरिया था आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10 सेंटीमीटर को हम 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू मुझे पता है तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। तो ई का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये है 10 टू द पावर -3 और ये होगा आपका कॉस 60। ये कितना होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहना है इस क्वेश्चन के बारे में। ये तो बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, डेंजर नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड एक जैसा है, एंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन चक्कर क्या है पता है, ई का वैल्यू कितना है, 200 आई कैप है, कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। और ई का वैल्यू कितना है, -200 आई है, कब, जब एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। यही तो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। यानी कि जब आप प्लस एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 200 आई होगा, और माइनस एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो -200 आई होगा। तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ गया है। क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to +10, एक फेस x is equal to +10 पर है and the other is at x is equal to -10 सेंटीमीटर। इस पूरे के पूरे केस को जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो आइए इसकी ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं पूछा क्या है। आपसे पूछा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स बताइए थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। आपसे पूछा है कि फ्लक्स बताइए, ठीक है, थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, और आपसे पूछा व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और आपसे बोला है नेट चार्ज बताइए कितना एनक्लोज है। तो प्यारे बच्चों आइए पूरी सिचुएशन को प्लॉट करके देखते हैं। पूरी सिचुएशन को अगर मैं प्लॉट करके देखूं तो ये हमारी वर्टिकल वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स पॉजिटिव एक्स और ये आपकी नेगेटिव एक्स हो गई। अब सिलेंडर कहां है, सिलेंडर को सीधा सीधा इस तरीके से रखा गया है कि सिलेंडर की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई, ठीक। सिलेंडर का एक हिस्सा +10 पर है, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर के हर एक सरफेस का एरिया आपको दिया। अच्छा सुनो सुनो सुनो,
उसने कहा है कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E इज इक्वल टू कितना होगा 200 आई कैप, यानी कि अगर मैं यहां से इधर जाऊंगा तो प्लस आई कैप का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन जैसे ही मैं लेस देन 0 जाऊंगा तो -200 का मतलब बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रही है। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई जब हम -x की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी -x की तरफ है, और जब हम +x की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी +x की तरफ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहां पर आप ये नंबर डाल दीजिए एरिया का, ये एरिया का नंबर डाल दीजिए। दिस इज एरिया नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2 एंड, और एक सिलेंडर में कर्व सरफेस भी है, तो ये कर्व सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे। लेट दिस इज नंबर 3। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एक एरिया वेक्टर दिखाऊं तो ये एरिया वेक्टर इस तरह होगा, यहां पर एरिया वेक्टर दिखाऊं तो एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊं तो ये एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। तो सबसे पहले सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 के लिए फ्लक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो सरफेस नंबर 1 के लिए φE1 क्या वैल्यू होगी, जल्दी से मुझे बताओ। सरफेस नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका E1 cos 0, E1 cos 0, cos 0 आपका 1 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको 200 दिया हुआ है, और ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस कितना था, सिलेंडर का रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर था, तो एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो 5E इज इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, और ये 1000 हो जाएगा पूरा, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 10 की पावर कितना, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना 200 इंटू पाई, 5 का स्क्वायर होगा 25, 10⁻⁻4। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है, और 2 जीरो ऑलरेडी चल रही है आपकी पाई, और 10 की पावर -4। बेटा ये 3 जीरो खत्म कर दो, 3 जीरो खत्म कर दो तो इसको आप 0.4 पाई भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बेटा φE1 को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बारी किसकी है, φE2 की बारी है। φE2 क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर मैं φE2 लिखता हूं, φE2, सो φE2 इसके लिए भी सेम आएगा, क्योंकि n कैप और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बेसिकली ये E1 cos 0 होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये भी सेम आना है इसका वैल्यू भी, तो φE2 भी कितना आएगा, ये आएगा 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं φE3 लिखता हूं, φE3, सो φE3 में देखिए जो n कैप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, तो यानी कि एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E1 cos 90, और यहाँ पर cos 90 जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के φE3 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हमने हर सरफेस के थ्रू कितना कितना फ्लक्स निकल रहा है इंडिविजुअली हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट निकालना पड़ेगा आपको। अब निकालना होगा हमें क्या, फाई नेट। तो आइए फाई नेट को सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो फाई नेट कितना होगा, फाई ई नेट, नेट फ्लक्स के लिए दोनों को ऐड कर लीजिए, फाई E1 प्लस फाई E2, क्योंकि थर्ड वाले को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो आ गया। चलो इन केस अगर आपको याद रखना है तो ऐड कर लेते हैं, तो 0.5 पाई, ठीक है, प्लस 0.5 पाई, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1 पाई हो जाएगा, ठीक है, तो पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्यारे बच्चों ये स्टैंडर्ड है तो आप पाई में आंसर छोड़ सकते हैं। अब बोला इन्होंने एनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो लगा दीजिए गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है, गॉसेस थ्योरम ये कहती है कि जो आपका फाई ई होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यानी कि क्यू एनक्लोज कितना होगा, फाई ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप कह सकते हैं पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इसके अंदर
एनक्लोज है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एग्जाम के लिए आप फाई नॉट की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फ्लक्स। फ्लक्स की प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी व्हेन यू consider the direction of the area vector and the direction of electric field properly. And one more thing, आपको डायरेक्शन को के बीच एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है, सेम एंगल है, 90 डिग्री है, 30 है, 60 है। जब तक आप इन सब चीजों पे फोकस नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फ्लक्स, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज we have to look at the direction of the electric field as well as the direction of the area vector while we are solving the problem based on the electric flux. I hope you will understand this. आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ज्यादा भावुक हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कह रहे कि सर हम समझ गए, अब इतना ज्यादा मत समझाओ, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल को कैसे करना है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर 5। जी हाँ, बहुत प्यारी प्रॉब्लम, इतनी प्यारी कि इसको जो है लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। तो चलो बताओ जल्दी से इस प्यारी प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा। मैं थोड़ा सा फोकस आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें यह बोला गया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स क्या है, अल्फा एक्स है, और अल्फा की वैल्यू आपकी 500 न्यूटन पर कूलम है, ठीक। और ई वाई आपकी 0 है और ई जेड भी 0 है। मतलब ना तो वाई डायरेक्शन में कोई फील्ड है इधर, और ना ही जो है आपकी जेड डायरेक्शन में कोई फील्ड है। जो भी फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमारे काम के सिर्फ दो ही एरिया इसमें दिख रहे हैं। हमारे काम का एक तो ये वाला एरिया जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं अब, ठीक है, और एक ये वाला एरिया है। यही दो एरिया हमारे काम के हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को एरिया को क्रॉस करके फील्ड जाने वाली है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप एरिया वेक्टर को मिस ना करें, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी एन कैप, और इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी एन कैप। नंबर डाल दीजिए, नंबर 1 और ये हुआ नंबर 2, नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पहली सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा। पहली सरफेस के लिए फ्लक्स फाई E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स। और एक बात बताओ, ये वाले सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि क्यूब का साइड ए है, सो दिस इज ए स्क्वायर। बट पहली सरफेस के लिए माय डियर, पहली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, so cos 180 degree and cos 180 degree turn to be -1, so this is alpha x a square. अब फर्स्ट सरफेस की जब बात करेंगे, when we talk about the first surface, so the this coordinate is x is equal to a, and when we will talk about the second surface, so the x coordinate will become 2a. So just look at the value of x as we move along the x direction, so the field will change according to the coordinate. While we are calculating the flux for the first surface, so the x coordinate takes its value a, and while we solve the flux for the second surface, so the x will take its value as 2a. This is the mysterious fact in this numerical. अब x की वैल्यू डाल दीजिए यहां पर फटाफट। So this is minus alpha, and this x is going to be a and times of a square. Do not get confused between this x square and this x, because this a square is the area of this face, and this x become a because we are solving the flux for the surface number 1. Okay, so here we have the phi E1, the flux for the first surface is minus alpha a to the power 3. Let this is our first required expression.
Now move to the second surface. When we consider the second surface, so the fact is the electric field and the area vector both pointing in the same direction. So the angle between the field and the area vector is the 0 degree. Now I will write the flux for the second surface also. So the phi E2 is EA, and this is cosine 0 degree. Why I put the cosine 0? Again, I am repeating this fact because the area vector and the electric field both are pointing in the same direction. Okay, now electric field is alpha x and the A is A square. But for the second surface, remember the point, the x is equals to 2a, so it's better that now this is alpha and this x takes its value as 2a and times of a square. So the phi E2 is turned to be how much? This is 2 alpha a cube. Let this is our second required expression. But they ask about the total flux through the surfaces. So for the total, what should we write? We have to add the phi E1 and the phi E2 in order to get the net flux through the cubical surface. Okay. Now for the phi net is equals to, when we add them together, so phi E1 plus phi E2. So on adding them, we will get the alpha A cube. Now substitute the value of alpha, which is given in the numerical problem, which is 500, and the A, which is the side of the cube, as 0.1. So I am writing like 10 to the power negative 1 whole cube. So this is 500 times 10 to the power minus 3. So this is 0.5 Newton meter square per coulomb. This is our required answer. So I hope you understand the different way of the calculation. आपने शुरू में देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो वेक्टर फॉर्म में था, और अभी आपने इस क्वेश्चन के पैटर्न में देखा क्या मिस्टीरियस फैक्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ चेंज हो रही है। ये सिंपल ऐसा ही एज इट इज प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस था। आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया और देन हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पाएंगे। लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बेसिस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको डील करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको नीट एग्जाम में आने वाले जो एमसीक्यूज हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को बताऊंगा, क्योंकि जब तक ये सारे के सारे फंडा क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। टाइम बढ़े, टाइम आपको कम करना है, स्पीड आपको बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी आपको बढ़ानी है। तो ये सारी चीजों का जो कलेक्शन है यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके देगा। तो बने रहिए कैंफी ट्यूटोरियल के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां बात करेंगे बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट की, क्योंकि फिजिक्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं ये खूबसूरत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, और अगर आप डेली लाइव क्लासेस हमारे साथ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।